वही मिडिवल हिस्ट्री, सुल्तान, सल्तनत, मुगल्स, और उससे पहले एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। सो आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, इस वजह से क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, रीसेंट मोस्ट है, काफ़ी सारा हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को बड़ा क्लियरली याद भी होगा। इसमें एक कहानी के जैसे चलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और जैसे पहले 2 पार्ट हमने किए हिस्ट्री के, उसी तरीके से मैं आपको लिखवा दूंगा कि क्या क्या आपको घर पे प्रिपेयर करना है, मतलब किस किस पॉइंट को लेके आपको और पढ़ना है आगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बहुत बड़ा है और एक्सटेंसिव है। लेकिन हम लोग जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, 1600 से शुरू करके किस तरीके से आगे बढ़ा 1947 तक, तो उस बीच में क्या क्या हुआ वो सारे इवेंट्स हम लोग नोट करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, बस उसी तरीके का। सो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब पढ़ेंगे तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या था, ये सब पढ़ेंगे और साथ में पॉइंटर्स नोट कर लेंगे। हमारा काम होगा कि जब हम लोग वापस घर जाएंगे तब इस पर्टिकुलर चीज़ पे और डिटेल्ड में आपकी बंगाली या इंग्लिश जो भी किताब है उसमें से प्रिपेयर करेंगे। আমি কি বুঝাতে পেরেছি কিভাবে করতে হবে, মানে আগে যেভাবে করা হয়েছিল সেই পদ্ধতিটাই আমরা ফলো করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, লাস্ট আমি বলেছিলাম যে इंडियार पिछने एत केन लगा হয়েছিল, लोग इंडिया के पीछे इतना क्यों थे? एक पोर्टुगीज रानी या राजा का आदेश लेके वास्को डिगामा को क्यों पूरा धरती का चक्कर मार के इंडिया तक का पानी का रास्ता खोजना पड़ा, है ना? सो उसके लिए हम लोग, मैंने आपको पिछले बार लिखवाया था यवन प्रिय क्या होता है, इंडियन ट्रेड क्या था, हम लोगों का इंपोर्ट्स क्या था, हम लोगों का एक्सपोर्ट्स क्या था। सो 1200, 1300, 1400, 1500 इस टाइम पीरियड में अगर हम चले जाए तो इस टाइम पीरियड में अवस्था ये थी कि इंडिया से होने वाला रिच प्रोड्यूस, मैंने आपको कपास की भी बात बताई थी, कॉटन एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जिससे हमारा कपड़ा बनता है। अभी तो बहुत सारे फैब्रिक आ गए, सिंथेटिक फैब्रिक और ये वो, तब ये सब कुछ नहीं था, तब कॉटन से ही बनता था, सिल्क से बनता था। तो सिल्क बहुत सारा कीड़ा और बहुत सारा समय देने के बाद थोड़ा सा सिल्क निकलता था, तो सिल्क बहुत उस तरीके से महंगा भी था और क्वालिटी भी अच्छी थी। कॉटन का ये है कि कॉटन बहुत कम जगह पे अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है, बहुत कम जगह पे अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे इरिगेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इरिगेशन ला दे तो यहाँ पे 3 बार धान चाष हो सकता है। सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, कायदे से अभी कुछ चाष होने की बात नहीं है क्योंकि मिट्टी का पूरा मॉइस्चर उड़ चुका है, लेकिन फिर भी ये जो सीज़न है इसमें चाष होगा। धान चाष नहीं होगा, कुछ और सब्जी वगैरह ये सब चाष हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियली चीज़ें दे के उसको कल्टीवेट करते हैं। कॉटन के लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि कॉटन के लिए एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होना ज़रूरी, जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है, ये भारत का सिर्फ इतना भाग ही ब्लैक सॉइल रीजन है। इसमें पेनिनसुलर गुजरात, महाराष्ट्र का भी इस साइड वाला पार्ट, तेलंगाना, कुछ भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस जगह पे जब
टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ था, तब लावा ऊपर से नीचे आया, वो फैला और वो लावा उस प्रकार का था, इस वजह से वहाँ पे काली मिट्टी हुई। और काली मिट्टी कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। तो दो टाइप के कॉटन होते हैं, एक लॉन्ग स्टेपल और एक शॉर्ट स्टेपल। तो जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, भारत में होता है शॉर्ट स्टेपल कॉटन और इजिप्ट में होता था लॉन्ग स्टेपल कॉटन। इसलिए आज भी गीजा कॉटन से बना हुआ शर्ट बहुत बड़ा मतलब प्राइसी होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में हमारा कॉटन, हमारा सिल्क, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हमारे स्पाइसेस, ये सब जा रहा था। इसलिए ज़रूरत पड़ी खोजने की। ईस्ट इंडिया कंपनी सबने सुना है। क्यों ईस्ट इंडिया? इंडिया कंपनी, ग्रेट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? अच्छा, गुड। हेलो हेलो, नहीं चल रहा है ये, इसका शायद से ऑफ हो गया है। हेलो हेलो, तो इसके नहीं, इसका चेंज करना पड़ेगा। ईस्टर्न इंडिया, आपको पता है एक क्रिकेट खेलने वाला देश है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। ब्रिटेन यूरोप के पश्चिम में जो पड़ा, वर्ल्ड का मैप नहीं है, यूरोप के जो पश्चिम में पड़ा उसको बोला गया वेस्ट इंडीज। जो यूरोप के ईस्ट साइड में पड़ा उसको बोला गया इंडिया। मतलब हमारा नाम ईस्ट इंडीज नहीं पड़ा, लेकिन इंडिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई। डच, अच्छा हमारे पास, हमारे यहाँ पे कितने कितने टाइप के लोग आए? डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डेन्स, डेन्स यानी डेनमार्क, वहाँ के भी कंपनी थी, एंड फाइनली ब्रिटिश इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अच्छा ये लोग आप लोग नोट कर सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब किसके रूल के अंडर वो आई थी? जहांगीर। पहला जो उनको वो था, पहला जो ये दिया गया था अप्रूवल कि भैया आप इंडिया में काम कर सकते हैं, ये जहांगीर ने दिया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश की? दूसरी, वेरी गुड, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डेन्स और ब्रिटिश, ये सारे लोग अपनी अपनी ट्रेडिंग कंपनीज, ये सारी जो थी ये ट्रेडिंग कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज करके इंडिया की तरफ आए। और इन्होंने इंडिया से डायरेक्ट सी के रास्ते से, सी रूट से, ये यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे कलकत्ता, मुंबई, यहाँ पे कोचिन, ये सारे रास्ते जो जा रहे हैं, ये सारे रास्तों से सस्ता ट्रेड शुरू किया। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि ज़मीन से जाने में पैसा क्यों ज़्यादा लगता है और पानी से जाने में पैसा कम क्यों लगता है। पैसा कम हुआ माने यही जो एक प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं, यही मोबाइल फ़ोन आज 15,000 में बिक रहा है तो अफोर्डेबिलिटी कम है। लेकिन यही कल अगर सी के रास्ते से आने लगे और 5,000 का हो जाए तो सब लोग अफोर्ड कर लेंगे, सब लोग सिल्क पहनेंगे, सब लोग स्पाइसेस खाएंगे, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद था। तो सी के रास्ते से ट्रेड शुरू किया। अब ये धीरे धीरे ये चीज़ जो हुई, राज करने का और राज स्थापित करने का कोई ये नहीं था। सब लोग अपनी छोटी छोटी कॉलोनी बना के रहते थे। ये पोर्टुगीज़ यहाँ पे रहते थे, गुजरात में वो दमन एंड दीव, ये सब जो है ये यहाँ पे पोर्टुगीज़ थे। ये आपका पौंडीचेरी, यनम, माहे, ये सब इनका छोटे छोटे कॉलोनीज थे। डच के भी है।
आपका बैंडल चर्च हुगली में देखा है, तो वहाँ पे वो उन लोगों का आर्किटेक्चर है, उसमें भारतीय या फिर मुगल आर्किटेक्चर का कुछ ये देखने को नहीं मिलता है। तो वो लोग वहाँ रहते थे, उन्होंने अपने लिए एक चर्च बनाया कि भाई हम यहाँ रहते हैं, हम लोग हमारे भगवान की पूजा यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग राज करने के हिसाब से नहीं आए। इवेंट्स ऐसे हुए कि वो लोग अपना अधिकार स्थापित करने लगे, ठीक है। ऐसे कुछ इवेंट्स हुए कि अधिकार स्थापित करने लगे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, सबको पता है कौन से साल में हुआ, उसी से स्टार्ट करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, कंपनी हमसे परमिशन ले रही है कि मैं बंगाल में हूँ, मैं बंगाल में आई हूँ, मैं बंगाल से आपके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ कि इनको एक फरमान दिया गया था। आपको ये पता है इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो भारत से, तो उसका एक टैक्स पे करना होगा भारत को। तो तब इनको ये दिया गया था फरमान, तब ऑर्डर को फरमान कहते थे। फरमान जारी किया गया था कि भाई इनके लिए ड्यूटी फ्री है। इनको दिए गए थे दस्तक, प्राइवेट दस्तक दिए गए थे हर कंपनी के। इसको हेलो, तो ड्यूटी फ्री था, दस्तक मिले हुए थे। अब ये दस्तक का काम था कि आप ब्रिटिश कंपनी के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स लीजिए और बाहर दीजिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको प्राइवेटली यूज करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें एक गवर्नमेंट ऑर्डर देता हूं कि भाई तुम ये बाउंड्री क्रॉस कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी टैक्स, और तुम जो सामान ले जाना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन ऑफिशियल। अब उसमें वो अपने घर में घर का गैस, घर का चूल्हा, घर का बेड, मैट्रेस सब साथ में ले जा रहा है उसी दस्तक को यूज करके, जिस पे कायदे से उसने ड्यूटी देनी चाहिए थी। तो इससे क्या हो रहा है, बंगाल जो ये था उसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इस वजह से जिस समय सिराजुद्दौला थे तो मिसयूज ऑफ दस्तक की बात सामने आई, और इस वजह से ट्रेड के ऊपर रोक लगा दी गई। तब जो ब्रिटिश एक ऑफिसर था चेन्नई में, क्या नाम था जिसके साथ युद्ध हुआ प्लासी का, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल झगड़ा ना करने के प्लान से, यानी युद्ध करने की तैयारी के बिना, कुछ अपने साथ शिप्स लेके बंगाल के लिए निकले कि भाई वहां बात करेंगे। अब इसमें बीच में यह हुआ कि उन्होंने ये बुद्धि लगाई कि अगर बंगाल के जो किंग के सपोर्टर्स है उनको अगर हम ब्राइब कर दे यानी घूस खिला दे, तो वो हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे। तो उन्होंने, अब कौन कौन कहाँ कहाँ पे था, नवाब सिराजुद्दौला थे, उनको बिट्रेयल यानी उनको धोखा जिन्होंने दिया उस लिस्ट में है मीर जाफर, माणिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ। जगत सेठ थे सबसे बड़े साहूकार उस समय के बंगाल के साहूकार। साहूकार का काम क्या होता था, बैंक की तरह वो लोग काम करते थे। लोन, अगर तुम्हें लोन लेना है तो तुम साहूकार से लोन लोगे और वो फिर इंटरेस्ट तुमको चार्ज करेगा। तुम कहीं यात्रा करने जा रहे हो तो तुम्हारा सारा पोजेशन, सोना तुम साहूकार के पास जमा करके चले जाओगे। यानी वो उस समय बैंक की तरह काम करते थे। इसका एक पूरा प्रोफेशन है साहूकारी, ठीक है। तो जगत सेठ उस समय के बंगाल के सबसे बड़े साहूकार थे। और खादिम खान, ठीक है। तो
सिराजुद्दौला को सपोर्ट किन्होंने किया था? उनके सपोर्ट में जो लोग थे वो थे मीर मदन और मोहनलाल। ठीक है, तो ये हुआ। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इनकी पूरी सेना और इनकी कुछ शिप्स, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जीत गए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मिलके सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें अगर इधर का उधर हो जाता तो पूरा हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो जाता। ये एक वैसा पॉइंट है, चोक पॉइंट्स कहते हैं। तो इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। 65,000 का जो इनका फौज था वो वापस रिट्रीट कर गया, क्योंकि इन्होंने अफवाह फैला दी कि हम हार रहे हैं, और सिराजुद्दौला को सीन से हटा दिया कि बोले हम लोग हार रहे हैं, आप महल में जाके छुप जाइए। उनको ले गए। जैसे ही ले गए, कल बताया, पिछली बार बताया था, राजा अगर नहीं दिखा या कमांडर अगर नहीं दिखता है तो सेना तितर बितर हो जाती है। सेना को भी अफवाह फैला दी कि भाई हम हार गए, सेना भाग गई पीछे। और जो एक ट्रेडर था, जो कल तक सिर्फ एक ट्रेडर था, यानी लाना ले जाने का काम करता था, वो उसके सामने उसके पैरों पे आके गिर पड़ा बंगाल। उस समय रॉबर्ट क्लाइव के सामने जस्ट ऐसे प्रेजेंट हो गया खुद के हिसाब से कि बंगाल है, राजा था वो चला गया, अब बंगाल आपका। ये बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में। किस तरीके से कंपनी एक ट्रेडिंग यूनिट से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना। अगर हम ब्रिटिश का जो ग्राफ देखे कि किस तरीके से वो लोग आए, फिर क्या किया, तो वो पहले आए ट्रेडर्स के हिसाब से, और ये इवेंट के बाद उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन आया। ये जो पूरा बंगाल, और ये बंगाल अभी का बंगाल नहीं, उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल सब मिला के, तो इतनी बड़ी। और एक चीज ध्यान में रखने की, ये सिर्फ एरिया नहीं था, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज गंगा डेल्टा। और सिर्फ इंडियन गंगा डेल्टा नहीं, बांग्लादेश, पद्मा वद्मा सब उसमें आ जा रहा है। सबसे फर्टाइल ट्रैक उनके पैर पे आके पड़ गया कि भाई अब इसको देखो क्या करना है। उन्होंने तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, एंड वहाँ से शुरू हुआ ब्रिटिश शासन। इससे पहले शासन नहीं था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। फिर उन्होंने लोग बिठाए, मीर जाफर को बिठाया। मीर जाफर के साथ वही हुआ जो मीर जाफर ने सिराज के साथ किया था। उसका जो जमाई था मीर कासिम, उसने उसके साथ वही किया। फिर मीर कासिम बैठे। मीर कासिम जब बैठे तो मीर कासिम को भी ब्रिटिशर्स का वो ठीक नहीं लगा। ये सब जब हो रहा था तब भारत का, अभी तो हम लोग इसको मैप में इस तरीके से देखते हैं, तब लेकिन सीन कुछ अलग था। तब छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे। हैदराबाद, अवध, बंगाल, सिख, मैसूर। कौन थे ये लोग? मराठा। सब अपने अपने इसमें छोटे छोटे हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलाते थे। आज अगर वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट है तो वो महाराष्ट्र में भी है, वो इधर भी मिलेगी, कर्नाटक में भी मिलेगी, केरल में भी मिलेगी, गुजरात में भी है, अरुणाचल में भी है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उस समय नहीं था। बाजीराव मस्तानी सबने देखा है, तो उसमें उसको क्या बोलते थे? पेशवा, है ना। वो शुरू में वो तीर मार के कौन पोस्ट को हासिल करता है,
पेशवा मर गया तो पेशवा का 19 साल का छोटा बेटा, जिसको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो शस्त्र चला के शास्त्र की बात जब करता है तो वो कौन सी पोजीशन के लिए? पेशवा। तो यहाँ पेशवा थे, देश पांडे, देशमुख, पाटिल, ये सारी पोस्ट थी। बंगाल में कुछ अलग था, मैसूर में कुछ अलग था। तो ये जो सारे सिस्टम्स थे सब अलग अलग थे, मतलब एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन ये सारे लोग इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली अपने अपने हिसाब से अपना अपना एरिया गवर्न कर रहे थे। अब ब्रिटिश ने, ये मतलब WBCS और UPSC के लिए नॉलेज है, लेकिन ब्रिटिश बंगाल पाने के बाद ब्रिटिश ओवरऑल इंडिया पे अपना अधिकार इसलिए जमा सके, उसका एकमात्र कारण है बंगाल। इतना फर्टाइल, इतना रेवेन्यू जनरेटिंग, यहाँ पॉपुलेशन भी थी, यहाँ पानी भी था, यहाँ हर तरीके का क्रॉप भी होता है, यहाँ सब कुछ था। तो जो सोने की खदान पे बैठा है तो वो तो धनवान होगा, तो उसने यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, खुद की शक्ति बढ़ाई और दूसरे एरिया में जाके एक्वायर करना शुरू किया। ठीक है, तो बंगाल में जब ब्रिटिशर्स आ गए, उसके बाद उन्होंने कार्नेटिक वॉर्स लड़े साउथ इंडिया में, एंग्लो मराठा वॉर्स लड़े इनके साथ, एंग्लो सिख वॉर्स लड़े उनके साथ। ये सारे वो लोग करते गए और जितना ऐड होता गया उतना व्यक्ति स्ट्रांग होता गया। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी जा रही है तब वहाँ के राजा और रानी ने प्लान किया था कि जब 1850s आ जाएगा तब हम पूरे इंडिया पे कवर राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। उनका एक था कि बस हम लोग जो खाना पीना और जो कपड़े लत्ते ला रहे हैं इंडिया से वो सस्ते हो जाए बस। लेकिन घटनाक्रम ऐसा हुआ और ऐसा कोइंसिडेंस बनता गया कि वो ट्रेडर से वो राजा बन गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वॉर्स, ब्रिटिश वॉर्स। इसमें अगेन हम लोगों को कोई PhD नहीं करनी है, हम जस्ट देखेंगे कि भाई क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बस। सबसे पहले तो इंग्लिश फ्रेंच से लड़े। दो बाहर के लोग थे, तो पहले इंग्लिश और फ्रेंच में लड़ाई हुई, जिनको कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो वर्ड जहां पे भी यूज हो रहा है इसका मतलब समझना कि वो ब्रिटिश के लिए यूज हो रहा है, इंग्लिश लोगों के लिए एंग्लो वर्ड यूज किया गया है। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर 1746-1748 2 साल चला था, 46 to 48, 1700s की बात कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें घर पे खुद से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं आपको एक ये दे रहा हूँ टाइटल कि ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 49 to 54। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 58 to 63। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जितने भी वॉर होंगे तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी का मतलब समझ में आ रहा है? मेरा तुमसे झगड़ा हुआ, लड़ाई किया, बहुत बहुत नुकसान हुआ दोनों का, फिर हम लोग दोनों बैठे कि चलो यार बात करते हैं। तो जिस जगह में जाके हम लोग बैठे उस जगह के नाम पे अगर वहाँ पे कुछ निकला तो उस जगह के नाम की हम लोग ट्रीटी करेंगे।
जैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो इसका मतलब ये है कि जो दो लोग झगड़ रहे थे वो लोग पेरिस में जाके बैठ के उन लोगों ने ठीक किया कि भाई इतना ज़मीन तुम रख लो, इतना हम रखेंगे, और ये हमारे लोग तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, तुम सालाना इतना रेवेन्यू हमको दोगे, हम सालाना इतना प्रोडक्ट तुमको देंगे। ये सब ठीक किया गया। तो हर वॉर के बाद एक ट्रीटी आएगी। ये वर्ल्ड वॉर के लिए भी लागू है, 1, 2 दोनों में ये सब ट्रीटियाँ थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो एक ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी रीजन थी वर्ल्ड वॉर 2 का, है ना। ट्रीटी मतलब क्या क्या, तुम और मैं मिलके हम लोग दोनों के लिए जो बेनिफिशियल है वो काम कर रहे हैं। अब तुम और मैं ट्रीटी, मैं बोल रहा हूँ कि 365 दिन में 364 दिन तुम मेरे घर पे काम करने आओगे और तुमको 1 दिन की छुट्टी दूंगा, तो ये तो ट्रीटी नहीं हुई। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी जो हार गया था उसके ऊपर जो लोग जीते थे उन्होंने बहुत ही प्रेशर वाला और बहुत ही क्या कहते हैं इमोरल सी चीज़ उनके ऊपर इम्पोज कर दी और उसका नाम दे दिया ट्रीटी। तो फिर उसके वजह से जो डिस्कंटेंट उत्पन्न हुआ कि भाई ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो कारण बना हिटलर के उठने का। हिटलर ने वो रीज़न बताया कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई को लेके अभी शांति है, ये वर्साई की ट्रीटी हमारे जर्मन्स के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। उसमें ये बोल दिया गया था कि भाई आपका जो कोल का एरिया है, कोयला जहाँ से निकलता है, उसका इतना इतना प्रोड्यूस आप जो लोग जीते उनको दोगे हर साल। माइन करने के राइट्स नहीं थे, तो बहुत ये था। तो इसमें भी ट्रीटीज हुई है। तो जैसे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के सामने ब्रैकेट में लिख दो ना, सेकंड के सामने लिखना ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी TREATY, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर से निकली ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब देखो लड़ाई हो रही है भारत में, ट्रीटी कहाँ पे हो रही है, कैसे संभव हुआ? पेरिस में कैसे हो रही है ट्रीटी? वीडियो कॉन्फ्रेंस 1798 वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब देखो ना किसके बीच में हो रहा है, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों कहाँ है? एक्चुअली दोनों कंट्री कहाँ है? यूरोप में। पेरिस कहाँ है? लड़ाई भले ही यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे तो सोल्जर लड़ रहे हैं। ट्रीटी कौन करता है? बड़े बड़े अधिकारी करते हैं ना। तो वो लोग तो बैठे थे वहाँ पे, तो वो लोग बोले कि पेरिस में मिलेंगे, वहाँ बात कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, फिर इंफॉर्मेशन आई कि भाई हमारा सब ठीक हो गया, अब आप लड़ना बंद कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ये दो आपस में लड़ेंगे तो ये यहीं आसपास कहीं बैठ के ट्रीटी ऑफ मुंबई या ट्रीटी ऑफ हैदराबाद ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंग्लो मराठा वॉर्स। अब मराठाओं में क्या था, शिवाजी महाराज के अंदर माने उनके नेतृत्व में मराठा एम्पायर बना, शुरू हुआ। फिर मराठाओं का एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें हेड था पेशवा। ठीक है, जो जैसे ब्रिटेन में अभी भी चल रहा है। ब्रिटेन की रानी थी जो मर गई और अभी एक किंग हुआ, किंग चार्ल्स। लेकिन ब्रिटेन का जब यहाँ पे फंक्शन में हम इनवाइट करते हैं तब तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आता है जो कि इंडियन है, ऋषि सुनक।
है ना। तो सिस्टम यह है कि एक राजा होगा, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए एक पेशवा होगा। मराठाओं में ये था। और पेशवा के अंतर्गत सारा, फिर पेशवा लड़ाई भी करेगा, पेशवा रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा, लेकिन पेशवा विल बी सबऑर्डिनेट टू राजा। इसलिए पेशवा जब भी जाता था तो छत्रपति को ये करता था। छत्रपति किसी का नाम नहीं था, छत्रपति एक टाइटल है, पदवी है। छत्रपति का मीनिंग, लिटरल मीनिंग है जिसकी छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, वो छत्र का पति। अभी धूप में निकलेंगे तो छाता खोलते हैं ना, क्यों खोलते हैं? छाया मिलती है, अच्छा लगता है, प्रोटेक्ट करता है जो हमको सूरज से। तो छत्र को इस तरीके से बोला गया है। तो छत्रपति ये टाइटल था, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहजी महाराज, इस तरीके से। तो अब पेशवाओं में ये था कि सक्सेशन वाला फॉलो होता था कि मैं पेशवा हूं तो फिर मेरा बेटा पेशवा बनेगा, या मेरे परिवार से जिसको मैं उत्तराधिकारी बोलूंगा वो बनेगा। जब आपस में ये होने लग गया, समझो दो भाई है, मैं बड़ा हूं लेकिन मेरा बेटा मेरे छोटे भाई के बेटे से छोटा है। समझने की कोशिश करो। ये पेशवा था, इसके दो बच्चे हुए, ये बड़ा ये छोटा। इसका जो बेटा हुआ और इसका भी बेटा हुआ, अब ये बड़ा है इससे, तो कौन राजा बनेगा, कौन पेशवा बनेगा? वो तो, ये तो इसमें तो डाउट है ना, इसमें तो डाउट वाली बात है। अगर तुम एक लॉजिक लगाओ तो बोलो कि ये बना तो इसका ये बनना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए। ये बोलेगा कि एज के हिसाब से डिसाइड हुआ, जब तुम बड़े थे तो तुम बन गए, अब तो हम बड़े हैं तो हमें बनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़े कि लोग एक दूसरे का खून खराबा करने लग गए। जहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है वहां मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी ब्रिटिश के लिए वहां अपॉर्चुनिटी थी तो वो लोग उसमें इंटरफेयर कर गए, है ना। आज भी अगर कोई बाहरी देश हमारे देश में अगर कुछ हो रहा है उसके ऊपर कमेंट करता है तो इसको इंटरफेरेंस माना जाता है। इसीलिए जो एम्बेसडर जिसको कहते हैं, प्रतिनिधि, राजदूत, जो दूसरे कंट्री का हमारे देश में रहता है, अगर वो कंट्री वहां पे बैठे बैठे कमेंट करती है कि नहीं भारत में तो ये अच्छा नहीं हुआ, तो भारतीय सरकार तुरंत उसके राजदूत को बुलाती है कि ये क्यों हुआ, आप लोग हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों दखल दे रहे हो। ये राजदूत का ऑफिस ये इसीलिए है, ठीक है। तो अब इंटरनल मैटर्स में ब्रिटिश एंटर कर गए, तो ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। इसका समय था 75 टू 82, 1775 टू 82। इसमें से निकली ट्रीटी ऑफ सालबाई, SALBAI, ट्रीटी ऑफ सालबाई, और निकली ट्रीटी ऑफ बसीन, BASSEIN। तब पेशवाई का कैपिटल क्या था? जिन्होंने पिक्चर देखी है वो लोग बता पाएंगे। पेशवाई का कैपिटल क्या था? भोजपुर। पेशवाई का कैपिटल था पूना। पिक्चर में भी बोला गया है कि पूना जाना है, या पूना में ये वाड़ा में ये महल बनवाएंगे, ऐसा सब। तब मुंबई का एग्जिस्टेंस उतना नहीं था। मुंबई खाली स्कैटर्ड सेट ऑफ आइलैंड्स था। तब पूना का प्रोमिनेंस था बहुत ज़्यादा। आप बंगाल में भी इसको पाएंगे। कलकत्ता बंगाल का कैपिटल नहीं था पहले, क्या था? उससे पहले क्या था? ढाका था।
ढाका से मुर्शिद कुली खान ले गए मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बाद जब ब्रिटिशर्स आए, फिर उन्होंने कलकत्ता में सबसे पहले ट्रेजरी खोली, कैलकाटा ट्रेजरी। ट्रेजरी जब कलकत्ता में आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन कलकत्ता में आके फिर कलकत्ता को हेड बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806। से 1806। अब देखो यहाँ पे 20 साल निकल गए। ठीक है, 20 साल में पुरानी जनरेशन को चेंज करके नए जनरेशन के लोग आए होंगे। जैसा मैंने बताया, इसमें भी वही लिखा है कि कारण क्या था, ट्रीटी ऑफ बेसिन, मराठा एम्पायर का जो अभिमान है। ट्रीटी ऑफ बेसिन में क्या हुआ था, उनको आइलैंड्स दे दिए गए थे कि ये आइलैंड अब ब्रिटिश के हुए। आज हम लोग, तुम्हारे घर में अगर कोई, हम लोग लड़ाई करे और ट्रीटी करे और तुमको ये बोलना पड़े कि ठीक है मेरे घर का ये कमरा अब से तुम्हारा, तो तुम्हारा जो बेटा है जो 20 साल में बड़ा हो जाएगा, जो जवान हो जाएगा, वो तो ये देखेगा ना, वो बोलेगा कि मेरे पिताजी को ये करके, डिसऑनर करके हमारा घर का कमरा लिया गया था, तो फिर से झगड़ा करेगा। वही हो रहा है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का कारण यही था कि ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज सरेंडर ऑफ नेशनल ऑनर, यानी मराठा ने उसको समझा कि हमारा जो अभिमान है, हमारी अस्मिता है, हमारा गौरव है, वो हमने ब्रिटिशर्स के पैर पे डाल दिया ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करके, इसलिए फिर से झगड़ा होगा। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें से क्या निकला, ट्रीटी ऑफ देवगांव, DEOGAON, देवगांव, एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा पूछ ले कि ट्रीटी ऑफ राजघाट वाज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो सबसे पहले तो जगह का नाम पढ़ के समझ जाना है। सालबाई, देवगांव, ये सारे महाराष्ट्र साइड, लाहौर सिख, ठीक है, पौंडीचेरी कर्नाटक साउथ, वहाँ अपना लॉजिक लगाना है, बुद्धि लगानी कि जिस जगह में लड़ाई हुई वहीं के नाम होगा। तो महाराष्ट्र साइड के अगर नाम सुनाई दे रहे हैं तो ज़रूर मराठा वॉर होगा। लाहौर वाहौर को सुनाई दे रहा है तो सिख वॉर, क्योंकि वहाँ पे सिख थे। ट्रीटी ऑफ मैसूर अगर होगा तो एंग्लो मैसूर वॉर की बात हो रही है, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर करके हम 1000 किलोमीटर दक्षिण में जाके तो ट्रीटी नहीं करेंगे, हम वहीं कहीं आसपास बैठ के बात करेंगे ना। तो इस तरीके के सवाल के लिए ये बस नोट करके रखना है। फिर लिखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1817 से 1819। इसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई, इसका मतलब क्या था? हाँ, कौन सा पक्ष जीत गया? ये आखिरी एंग्लो मराठा वॉर था। इसका कारण ये है कि ये वॉर में ब्रिटिशर्स ने बड़े डेफिनेटिवली, बड़े मतलब 100% इसके साथ पूरा मराठा साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया। मैं ट्रीटी तो उसके साथ करूँगा ना जो मुझे क्षति कर सकता है। अब तुम में मुझे मारने की पावर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ ट्रीटी क्यों करूं? इसलिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कोई ट्रीटी नहीं हुई, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद से वो जो मराठा साम्राज्य, और ये हुआ इसलिए था
कि सब लोग ये इस मूड में थे कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहेंगे, हमारी जगह ले जा रहे हैं, हमारा सब कुछ ले जा रहे हैं। एक और लड़ाई करके देखे, लेकिन उसमें बुरी तरह हार गए। ठीक है, नेक्स्ट एंग्लो सिख वॉर्स। एंग्लो सिख, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 45-46, 1845-1846। जो राजा थे वहाँ के, यहाँ के बड़े फेमस राजा थे राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को संभाल रखा था। राजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में। 1839 में डेथ होने के बाद जैसे ही कोई स्ट्रांग आदमी कहीं से हट जाता है तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो 39 में डेथ हुई, 45 में वॉर हुआ। तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग उतना एफिशिएंट या उतने डिसाइसिव नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने जाके वहाँ अटैक कर दिया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से निकली ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर। रणजी ट्रॉफी किसके नाम पे है? वो कौन से रंजीत सिंह है? दुलीप ट्रॉफी सुना है? कौन से गेम में होता है? दुलीप ट्रॉफी। वो किसके नाम पे है? कौन थे वो दुलीप? चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49। 1848-49 इसमें भी कोई ट्रीटी नहीं है। इसमें यह हुआ था कि राजा रंजीत सिंह की जो वाइफ थी, विडो, विधवा वाइफ, और उनका बच्चा दुलीप, इन दोनों को उठा के भेज दिया गया इंग्लैंड, और उनको बोला गया कि आप इंग्लैंड में एंजॉय कीजिए, हम आपको सालाना पेंशन भेजेंगे। ये एक उनका सिस्टम था कि आप यहाँ पे हमसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, आप ब्रिटेन में जाके रहिए, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है और आपका रहने का खर्चा हम आपको पेंशन देंगे। अब जो स्वाभिमानी व्यक्ति है और जो अपनी मिट्टी को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं है, वो लड़ा, लड़ते लड़ते या तो मर गया या तो ये हुआ, जीता। और कुछ लोग थे, अब उन लोगों के पास लड़ने का भी ऑप्शन नहीं था, जैसे कि रंजीत सिंह की वाइफ और उनका छोटा बच्चा दुलीप, तो उनको ब्रिटेन भेज के पेंशन सिस्टम पे लगा दिया गया कि अब आप लोग को पेंशन मिलेगी, आप वहाँ रहिए। 2 आदमी का पेंशन के बदले में उनको क्या मिला? ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सुना है? रोमेश चंद्र दत्त बंगाली इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम सुना है? अर्थशास्त्री आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ब्रिटिशर्स का रूल को स्टडी किया पैसों के एंगल से, इकोनॉमिक्स के एंगल से, कि हमारा इंडिपेंडेंस जा रहा है, हमारी आप एरिया ले रहे हैं, ये सब बात ठीक है, लेकिन हमारी अर्थनीति पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है वो भी एक बार देखा। ये पहला अटेम्प्ट था वैसा। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा किताब पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई भारतीय की गरीबी का कारण ही तो ब्रिटिश है।
ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब हमारा जो वेल्थ है, हमारा पैसा, उसको तो आप ड्रेन करके ले जा रहे हो यूरोप में, ब्रिटेन में। तो भारत तो गरीब होगा। इसी को सपोर्ट किया आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, उस समय के गवर्नमेंट ऑफिसर। इनफैक्ट उनका जो ऑफिस था, उस ऑफिस के अंडर काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वो 1800s में सब डिविजनल ऑफिसर बोंगा रहे थे। नॉर्थ 24 परगना में एक सब डिवीजन है जिसका नाम है बोंगा। तो एसडीओ बोंगा का अगर चार्ट देखा जाए, हिस्ट्री चार्ट, कि कौन कौन कब कब था, तो उसमें 1800s में अगर जाओ तो वहाँ पे दिखता है रोमेश चंद्र दत्त। तो ये वही आरसी दत्त है। तो रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने सेम कंसेप्ट दिया कि हमारी अर्थनीति जो एकदम बिगड़ रही है, खराब हो रही है, लोग खा नहीं पा रहे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, ये इसका मेन कारण तो ब्रिटिश रूल है। तो ये दो लोगों ने इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी मिलके। उन्होंने बहुत अच्छे से ये समझाया सभी को किताब में कि कैसे ड्रेन हो रहा है। ब्रिटिश ऑफिसर ब्रिटेन से आके भारत में सर्व कर रहा है, सर्व तो नहीं कर रहा है, भारत में शासन कर रहा है, तो उसका सैलरी भारत से जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसमें से दिया जाएगा। और उनका ऐसा नहीं था कि भाई भारत में जाना है तो भारत की सैलरी मतलब नॉर्मल, भारत में आना यानी, इनफैक्ट ब्रिटेन में भी अच्छा खासा करप्शन था। ब्रिटेन में बहुत सारा घूस खिलाना पड़ता था कि मेरी भारत में पोस्टिंग करवाओ। ये हुआ है। इनफैक्ट जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का इम्पीचमेंट मतलब उसको अपने पद से हटाना, इम्पीचमेंट प्रोसेस 7 साल तक ब्रिटेन के कोर्ट में चला, वॉरेन हेस्टिंग्स का। नॉर्थ 24 परगना के 12/7 में आज भी हेस्टिंग्स हाउस है जिसमें वो रहा करते थे। उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस चला इस वजह से क्योंकि उन्होंने भारत में 7 साल वो गवर्नर जनरल रहे। इस 7 साल में उनकी ब्रिटेन में इतनी संपत्ति हो गई जो कि एक सरकारी ऑफिसर के लिए संभव नहीं था। तो भारत में सर्विस करना यानी बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत एक्साइटिंग और क्या अट्रैक्टिव बात थी। तो सब लोग वहाँ पे खिला के अपनी पोस्टिंग लाते थे कि हमें भारत में दो, क्योंकि भारत में कलेक्ट करके घर ले जाने का चांस बहुत था। अभी की तरह स्ट्रिक्ट सिस्टम्स तो नहीं थे कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, आपका आईटी रिटर्न्स चेक किया जाएगा, ये सब कुछ नहीं था तब। तो छोटे से छोटे सिपाही से लेके सबसे बड़ा गवर्नर जनरल, सब लोगों को भारत में आके, भारत में एक टेन्योर हमारा कट जाए बस, हमारी 4 पुश्तें बैठ के भी खा सकती है। समझ आ रहा है? इकोनॉमिक ड्रेन। तो यहाँ पे जो भी काम करेगा उसकी सैलरी भारत के पैसे से दी जाएगी। जितना ये महल टहल जो भी बना, कंस्ट्रक्शन हुआ, उनका कहना था कि ये तो हम भारत को ही तो डेवलप कर रहे हैं, तो भारत के पैसे से बना। उसके बाद ब्रिटेन में जो भी चीज़ जाएगी ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री। ड्यूटी और टैक्स तो मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। वो अगर भारत में मैं टैक्स लेता हूँ तो टैक्स लेने के बाद ही तो मैं गरीबों को फ्री चावल दूंगा, गरीबों को कुछ दूंगा, घर बना दूंगा, जो भी देना है दूंगा। लेकिन अब इसमें यह है कि भाई सारे टैक्स रेवेन्यू ब्रिटेन और यूरोप और उनके जो दोस्त वाले देश थे, अगर यहाँ से कॉटन जा रहा है ब्रिटेन तो ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री। उसके बाद
ब्रिटिश इन्वेस्टर्स, भारत में रेलवे लाइन ब्रिटिशर्स ने ये की, तो रेलवे लाइन के लिए ब्रिटिश इन्वेस्टर्स जो थे उनसे पैसा लिया गया था। यानी मतलब आप लोग अगर सब ब्रिटिशर्स हो और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई भारत में हम लोग रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं जिससे बहुत स्पीड से सामान आएगा और स्पीड से मिलेगा और सस्ता मिलेगा। तो मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए ताकि हम रेलवे लाइन बिछा सके। बदले में मैं आपको रेलवे का जो है उसका शेयर्स और डिविडेंड्स दूंगा। यानी मेरी रेलवे अगर प्रॉफिट करेगी तो 1%, 2%, 10% डिविडेंड आपका। आज मैंने अगर 100 रुपया प्रॉफिट किया, इस वजह से कि आपने मुझे सेटअप करने में मदद की थी, तो वो 100 रुपये का 2 रुपया आपका, और वो आपको मिलता रहेगा। तो ये रेलवे बोलो या जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही थी, वो इन्वेस्टर से पैसा लेके बनाई। अब वो प्रॉफिट करे ना करे, इन्वेस्टर को पैसा वापस करना है और उसको प्रॉफिट देना है, दिखाना है। तो यहाँ से पैसा ले जाके इन्वेस्टर्स के नाम पे दिया गया कि भाई हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, ये रहा आपका शेयर। ये था इकोनॉमिक ड्रेन। तो ड्रेन थ्योरी बेसिकली इतना ही है। इसमें दो बड़े नाम है, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेटलमेंट सिस्टम्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट सिस्टम्स। SETTLE सेटलमेंट, MENT सेटलमेंट सिस्टम्स। अच्छा, जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? उसका पूरा नाम क्या है? एंड हाँ, वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। ये कलेक्टर क्यों बोला गया है? कौन बोला टैक्स कलेक्ट करता है? टैक्स को रियलाइज किया जाता है, टैक्स को कभी कलेक्ट नहीं किया जाता। टैक्स इज रियलाइज्ड, रेवेन्यू इज कलेक्टेड। पोस्ट का ही नाम है कलेक्टर, है ना। हम लोग जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते थे तो दिल्ली में जहाँ प्रिपरेशन होता था वहाँ पे बहुत सारी किताबें बिकती है, बहुत सारे नोट्स बिकते हैं, बहुत सारे जेरोक्स, ये वो। इस लड़के की हैंडराइटिंग अच्छी है और इसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, इसकी जेरोक्स, और वो बिकेगी। तो सब लोग बहुत, जो अच्छा दिखा ले लिया, खरीद लिया। तो मुझे, मेरा फर्स्ट ईयर था, मतलब कॉलेज का नहीं, यूपीएससी के प्रिपरेशन का फर्स्ट ईयर था। तो उसमें मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। मैं एक दुकान में नोट्स देख रहा था और मैं सोच रहा था कि भाई ये ले लूँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि आदित्य, तुम शायद से ये नहीं जानते, लेकिन किताबें कलेक्ट करने से कलेक्टर नहीं बनते। सिर्फ किताबें कलेक्ट करने से कलेक्टर नहीं बनते, जो किताबें ले रहे हो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। उनका बोलने का मतलब था बहुत ज़्यादा खरीद के मत रख लो कि रखा है पढ़ा एक भी नहीं। कम लो लेकिन बार बार उसको पढ़ो तो काम में आएगा। कलेक्टर का मतलब था कि जो व्यक्ति पूरा जिला का रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को जमा देगा, वो तो उसका मेन काम वो था उस समय, रेवेन्यू कलेक्शन। इस वजह से, और उसके अंदर पूरी प्रणाली थी, तो इसलिए उसका उस समय पोस्ट था कलेक्टर। इनफैक्ट जैसे बंगाल में डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे कलेक्टर ही कहते हैं। जैसे यहाँ पे कलेक्टर नाम में है लेकिन कोई बोलता नहीं है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट नाम में है लेकिन कोई बोलता नहीं है, कलेक्टर के हिसाब से जानते हैं। जैसे बोलेंगे कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का कलेक्टर चेंज हो गया, ऐसे नहीं बोलेंगे कि डीएम चेंज हो गया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ राज्यों में डीएम कहते हैं, मैजिस्ट्रेट कहते हैं, कुछ कुछ राज्यों में कलेक्टर अभी भी चलता है। तो ये कलेक्ट क्या करेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से उठेगा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ड्यूटी उठती है।
ये सब बहुत फाइन चीज़ है, लेकिन इसको समझो। ड्यूटी उठती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, उस पर टैक्स नहीं रहता, वो ड्यूटी है। टैक्स होता है जो रियलाइज किया जाता है, रेवेन्यू होता है जो कलेक्ट किया जाता है। ये मेरा ज़मीन है, इसमें मैंने धान उगाया, इस धान का जो रियलाइजेशन हुआ उसका कितना हिस्सा, लेट्स से 1/3 यानी 33%, 33% हिस्सा अगर मैंने रखा कि रेट ऑफ रेवेन्यू इज 33%, तो आपको 1/3 हिस्सा मुझे रेवेन्यू के हिसाब से दे देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या रेवेन्यू के रेट थे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। तो सेटलमेंट के 3-4 प्रकार थे, इसको कहते हैं सेटलमेंट। किस चीज पे लगाया जाएगा, कितना % लगाया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, बीच वाला व्यक्ति कौन होगा, बीच वाला व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, ये पूरा जो सिस्टम है इसको कहते हैं सेटलमेंट सिस्टम। 3 प्रकार के मेजर सेटलमेंट सिस्टम हुए, तो वो 3 प्रकार के मेजर सेटलमेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि भाई किसानों ने रिबेलियन क्यों किया, या उस समय के किसान की हालत क्या होगी, ये आप समझ पाएंगे। सबसे पहले जो सबसे फेमस हुआ वो लिख लेते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 1793 इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का नाम है ये। सेवनटीन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आज भी बंगाल में अगर हम बात करते हैं, कोई लड़का है या कोई अगर लड़की है जो बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, मोटरसाइकिल, इंपोर्टेड, घड़ी, कपड़े, तो बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? जमींदार बाड़ीर छेले, जमींदार बाड़ीर मेये मने होच्छे, बा बोनेदी बाड़ी बोलते हैं, है ना। ये जमींदार के साथ क्यों इसको टैग किया गया? जमींदारी क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते रायती बाड़ीर छेले मने होच्छे, बा चाषीदेर बाड़ीर छेले मने होच्छे? ऐसा तो नहीं बोलते कि किसान का बेटा है इसलिए मोटरसाइकिल में घूम रहा है। हम उसको क्यों आज भी बोलते हैं कि ए तुम नया कपड़ा पहन के आओ, ज्यादा जमींदार बन रहे हो हमारे सामने, बोलते हैं ना। कोई नया शर्ट वर्ट पहन के आया और नया गाड़ी वाड़ी में थोड़ा स्टाइल मार रहा है तो बोलते ज्यादा जमींदार बनने की जरूरत नहीं है। ये क्यों? ये सेटल, उसका थैंक यू बोलना पड़ेगा इनको। 1793 में इन्होंने आके एक सिस्टम शुरू किया, जमींदार। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, और ये है चाषी, ये है फार्मर, ये देगा रेवेन्यू। अब इन्होंने क्या किया, बीच में एक इंटरमीडियरी डाल दिया, जिसका नाम रखा गया जमींदार। इसका मतलब क्या है? इतनी एरिया है, इसको मैं भाग में बांट दिया, समझो 100 प्लॉट है, मैंने 5 लोगों को खड़ा किया मेरे हिसाब से, मेरे पसंद के, जो मेरे रूल को फेवर करते हैं,
मैं जो बात बोलता हूँ हाँ सर आप ठीक बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो सूर्य पश्चिम से उगता है, सूर्य पश्चिम से ही उगता है सर, पूर्व बोलने वाले गलत है। इस तरीके के मेरे जो चेले चपाटे थे उनको मैंने खड़ा करके ज़मींदार बना दिया। 100 प्लॉट थे, 20-20-20 करके डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर एक ज़मींदार हूँ तो मेरे अंडर 20 ये आ गए, ठीक है, 20 प्लॉट्स। अब ये 20 प्लॉट का रेवेन्यू कलेक्ट करना मेरा काम है। जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, समझो ये रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, उसका 1/11 जमींदार रखेगा और 10/11 सरकार को जाएगा। ठीक है, 11 रुपया अगर रेवेन्यू कलेक्ट किया तो 1 रुपया जमींदार को मिलेगा, 10 रुपया सरकार को जाएगा। जमींदार के लिए अच्छी डील है। इतना मेहनत करो, 20 प्लॉट का लोगों से रेवेन्यू लो, वो भी किसके लिए? 1 रुपए के लिए। चलो ये तो बाद में आएगा, लेकिन ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का, ये रेशियो था 1/11 विद जमींदार, 10/11 विद सरकार। अब इन्होंने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट। इसमें परमानेंट वर्ड पे ध्यान दो। परमानेंट का मतलब क्या हो रहा है कि अब ये जो 20 प्लॉट दिए गए, ये परमानेंट तुम्हारी जमींदारी उस पे रहेगी। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये धीरे धीरे इस जमीन पे इनका अधिकार होने लग गया। मेरा 1/11 शेयर है। अगर 11 रुपया रेवेन्यू हो रहा है तो मुझे 1 रुपया मिल रहा है। 22 रुपया रेवेन्यू होगा तो मुझे कितने मिलेंगे? 2 रुपये। 110 रुपया रेवेन्यू होगा तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे। तो मुझे अगर मेरा शेयर बढ़ाना है तो मैं किस पे प्रेशर करूंगा? मैं इस पे प्रेशर करूंगा कि भैया ज़्यादा रेवेन्यू दो, ज़्यादा उगाओ। ज़्यादा उगाओ नहीं, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई फसल कितनी हुई, कितना चावल हुआ, हम लोग ये फोकस करते हैं। तब ये नहीं था, तब आया बाढ़ आई या सूखा पड़ा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे रेवेन्यू दो। जो रेवेन्यू नहीं दे सकता था उसकी ज़मीन बिकवा दी कि तुम्हारा इस साल का रेवेन्यू नहीं आया, तुम एक काम करो, अपनी ज़मीन बेच दो मुझे ही। यानी ज़मीन लूँगा मैं, ज़मीन के मैं पैसे दूंगा, वही पैसे किसान मुझे वापस करेगा एज रेवेन्यू। यानी पैसे भी मेरे हो गए, ज़मीन भी मेरी हो गई। अब सोचो कि उस समय के किसान की हालत क्या थी। इन लोगों ने बहुत अत्याचार करके इन लोगों से रेवेन्यू बढ़वाए। अच्छा, अब इन लोगों ने अपना भी गेम खेला, एक इधर से बहुत बढ़ाया, बोला कि नहीं नहीं बहुत ज़रूरत है, सरकार प्रेशर कर रही है, रेवेन्यू चाहिए। इधर दिखा दिया कम कि इस साल साहब, इस साल तो सूखा पड़ा था, इस साल तो रेवेन्यू नहीं हुआ। साहब इस साल तो बाढ़ आई थी, इस साल तो रेवेन्यू नहीं हुआ। तो साहब को दिया कम, इधर से ले लिया ज़्यादा, बचा माल पॉकेट में। इसलिए आज बंगाल में जमींदार बाड़ी, जमींदार स्टेट, जमींदार ये सब इस ऐसे आया है। तो अगली बार किसी जमींदार बाड़ी में जाओ और अगर बहुत खुश हो रहे हो कि वाह 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 क्या बढ़िया बनाया है, तो तुमको रीज़न पता होगा कि जो इतना अच्छा घर महल इटली से कांच आ रहे हैं लगाने के लिए, ब्रिटेन की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर है, तो वो इन लोगों का खून चूस चूस के लिए हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम तो लागू हुआ, लेकिन उसके उसमें बहुत फॉल्ट था। पहला फॉल्ट ये कि ज़मींदार